हमारे 15 करोड़ एमएसएमईज को मैं नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा। वो जो जनरल थे लेकिन जनरेशनल हो गए, जनरेशन पे जनरेशन तक ले गए अपनी कंपनीज को, जो आम से एम्पायर बनी है, बिजनेस के बादशाह की बायोपिक्स लेकर के आऊंगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। हर बार बोलता हूं, मैं क्या बोलता हूं हर बार, कि बिजनेस का मतलब बड़ा बिजनेस। हर ब्रिलियंट माइंड्स बिहाइंड बिलियंस ऑफ द बिलियंस डॉलर्स, जो कि ब्रिलियंस के द्वारा आए गए हैं। वो क्या ब्रिलियंस है वो आप सीखोगे इन वीडियोस के अंदर, क्योंकि आज जहां लेजेंड्स की लेगेसी से एक बड़ी बड़ी लर्निंग्स निकल के आती हैं, यानी कि सुपर सॉलिड कंटेंट, फुस नहीं, फैंटास्टिक। आज बात करूंगा जो तेल से टेक्नोलॉजी तक पहुंचे, तेल से चालू के टेक्नोलॉजी तक पहुंचे, वो व्यक्ति जो पद्म भूषण भी है, पद्म विभूषण भी है, वो व्यक्ति जिनका नाम है श्री अजीम प्रेमजी, ऑल्सो नोन एज बिल गेट्स ऑफ इंडिया। क्यों? एक ऐसा समय था, ये भारत के लगभग 4-5-6 साल तक सबसे अमीर आदमी थे। आज ये क्यों सबसे अमीर आदमी नहीं है? बिजनेस की कमी के कारण नहीं। क्या किया इन्होंने? ये है मेरा हुक, आपको सुनते रहो। 53 साल हो गए, लगभग 53-54 साल अपनी कंपनी चलाते हुए। वेजिटेबल ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उसको ग्लोबल आईटी जायंट बनाया। विप्रो की बात कर रहा हूं, 9th लार्जेस्ट प्राइवेट एम्प्लॉयर है, यानी कि लगभग 2.25 लाख लोगों को नौकरी देते हैं। कोका कोला को अगर 2 गुना कर दो, या कोका कोला और इंटेल मिला दो, उनके पास भी इतने एम्प्लॉयज नहीं जितने इनके पास अकेले हैं। 66 देशों में काम कर रहे हैं। 90% रेवेन्यू उनका विदेश से आता है, यानी कि हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। डॉलर जितना इकोनॉमी के अंदर आता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड उतना अच्छा होता है। 90% रेवेन्यू ये पूरी दुनिया से लेकर के भारत में पैसा ला रहे हैं, भारत से पैसा दे नहीं रहे, यानी कि अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं। इनकी कहानी में 1980 में 10,000 रुपए अगर कोई, मैं बताता हूं, अगर किसी ने इन्वेस्ट किए होते, कब? 1980 में 10,000 रुपए अगर दिए होते, आज लगभग 500 करोड़ रुपए बन चुके होते। इतनी ग्रोथ उन्होंने की है। साल 2000 में ये इंडिया के रिचेस्ट मैन थे। एक साल फोर्ब्स की रिचेस्ट इंडियन लिस्ट में, आज अगले साल से सीधा 8वें पोजीशन पे पहुंचे, फिर 12वें पोजीशन पे पहुंचे, आज 17वें पोजीशन पे। क्यों? क्या नुकसान हुआ था? ये 17वें सबसे अमीर आदमी, क्यों? बहुत नुकसान कर दिया था। ये 17वें सबसे अमीर आदमी इतना पीछे चले गए, क्यों? क्या बिजनेस में कोई लॉस हो गया था? नहीं, अपनी डोनेशंस की वजह से। पोजीशन भले ही लो हो गई हो, पर पुण्य का मीटर इनका हायर एंड हायर एंड हायर, ऑनवर्ड एंड अपवर्ड चलता गया। अजीम प्रेम जी भारत के, आज आपको शुद्ध तरीके से बता दूं, सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट, सबसे बड़े दानी, दानवीर कर्ण के साथ में इनको कंपेयर किया जाता है। इंडिया मोस्ट जनरस बिजनेसमैन का इनको अवार्ड मिल चुका है। पहले समझ लेते हैं, ये एक्सीडेंटल लेकिन एक्सेप्शनल एंटरप्रेन्योर थे। एक्सीडेंटल क्यों? क्योंकि पिता के देहांत पे इनको पढ़ाई छोड़कर के अचानक आना पड़ा। मोहम्मद हशीम प्रेम जी, जो इनके पिता बर्मा में राइस ट्रेडिंग के बड़े व्यापारी थे, राजा कहलाए जाते थे बर्मा के ये। और बर्मा से छोड़ के उनको इंडिया इसलिए आना पड़ा क्योंकि ब्रिटिशर्स के कुछ रेगुलेशन की वजह से वो राइस की ट्रेडिंग बर्मा से नहीं कर पा रहे थे। अब बात है 1945 की। बड़ी रिसर्च कंटेंट दूंगा, ये टाइकून्स ऑफ इंडिया सीरीज है। 1945 की एक जगह थी छोटी सी महाराष्ट्र में, अमलनेर। वहां पे उन्होंने विप्रो को फाउंड किया, लेकिन विप्रो का नाम था विप्रो नहीं था, वो था वेस्टर्न इंडिया, क्योंकि वेस्ट हिस्से में थे। वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल्स बनाते थे, पाम रिफाइंड ऑयल्स लिमिटेड। तो WIPRO, विप्रो, ये आगे चल के बना, रुके नहीं, रुख बदल दिया। और मैं भी इस बार कहां रुकने वाला हूं? नॉन स्टॉप नॉलेज, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 52 कईयों की बात करेंगे। आज अजीम प्रेम जी 1966 पे जा रहा हूं वापस। वो इनके लिए मनहूस साल था, क्योंकि उस समय स्टैनफोर्ड में पढ़ने के लिए गए हुए थे। अपनी पूरी जिंदगी उसको नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि क्या हुआ उस बुरे वक्त में, जिंदगी की सबसे बड़ी लर्निंग थी। बात उस समय की थी, स्टैनफोर्ड से इंजीनियरिंग 21 साल की उम्र में कर रहे थे, खबर मिली पिता का देहांत हो गया। लास्ट सेमेस्टर, आखिरी में, बस इंजीनियरिंग खत्म होने से पहले बीच में छोड़ के वापस आ गए। पिता की मौत का मातम भी मनाना था और लॉस में डूबी हुई कंपनी की बागडोर भी संभालनी थी। बेटे का फर्ज और बिजनेस का कर्ज दोनों उनके सामने खड़े थे। आसान नहीं होता है ये। हाँ, इंटरप्रिटेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी। इस माहौल ने उनको बहुत मजबूत बनाया और जिम्मेदारी बनाया उनको, और जिम्मेदार बनाया। डिप्रेशन में नहीं गए, हाँ, रिसेशन डिप्रेशन नहीं, कंटिन्यूस प्रोग्रेशन की तरफ बढ़ते चले गए। ना बिजनेस, ना कोई एक्सपीरियंस और ना मैनेजमेंट का कोई भी एक्सपीरियंस, पर जब मन में ठान लिया, अजीम प्रेम जी अब रुकने वाले नहीं थे। ये अजीम प्रेम जी हैं। एक वक्त आया, उनके क्रेडेंशियल पर सवाल उठे। जब शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती थी, बोले 21-22 साल का बच्चा है ये। क्या 22 साल का बच्चा, 21 साल का, इसे तो बिजनेस का बी नहीं आता, रिजाइन कर दो भाई, तुम नहीं चला पाओगे। एज छोटी थी इनकी, ये मैं मानता हूं। एम छोटा था, ये मैं नहीं मानता हूं। कितनी भी चोटें मार लो, चट्टान को आसानी से फर्क पड़ता नहीं है। जब चट्टान थे, अपने फादर को किया हुआ वादा मन में लेकर के इरादा, अपने क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लिया, और उनके लिए बिजनेस एक मिशन बनता चला गया। और क्या जवाब दिया कि मेरे पास लिटिल और नो एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन आई एम नॉट शॉर्ट ऑफ करेज एंड कॉन्फिडेंस। करेज और कॉन्फिडेंस पूरा है, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, कंपनी को अच्छे से रन कर सकता हूं, प्रॉफिटेबल करूंगा, इंश्योर करूंगा शेयर होल्डर्स को उनके इन्वेस्टमेंट की रिटर्न अच्छी मिले, और अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने बिजनेस को संभालने में लगे। यह अलग प्रकार से सीखे।
इन्होंने अलग प्रकार से सीख, ये क्या किया, पूरा दिन प्लांट में बैठ जाते थे, मजदूरों के साथ बैठते थे, उनकी वर्किंग को समझते थे, पूरे वर्क फ्लो को समझते थे, वर्क फ्लो के मैनेजमेंट को समझते थे, उसकी कॉस्ट को समझते थे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मजदूरों की समझते थे, मैनेजर्स के साथ जाके बैठते थे, उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ सकती है उसके बारे में सोचते थे, उनसे आइडिया मांगते थे, अपने आइडिया देते थे, प्लांट में सबसे पहले आ जाते थे और देर में सबसे बाद सबसे आखिरी में प्लांट को छोड़ के जाते थे। कई महीनों तक उन्होंने सुबह शाम सब कुछ भुला करके फैक्ट्री के काम को अंदर तक घुस के लेयर के नीचे की लेयर के नीचे सीखा। प्रोडक्शन इंप्रूव करने के लिए अब उनके लर्निंग कर्व बिल्ड होना शुरू हो गया। साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल में इतना लर्निंग कर्व लिया कि कई स्टेप्स लिए इंप्रूवमेंट साइकिल को। आपको भी स्टेप बाय स्टेप चलना है। आपके भी अब पहली बार में सफलता नहीं मिलती है, पहला प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता है। आपको भी कुछ मिस नहीं करना है। जब प्लेट में खाना छोड़ देते हो तो मम्मी से डांट पड़ती है, वैसे ही वेल रिसर्च नॉट सो कॉमन कंटेंट लेकर के आया हूं आपके लिए। कुछ भी छोड़ोगे नुकसान आपका। टाई क्रूशियल लेसन पर जा रहा हूं, स्कोप स्पेशलिस्ट। स्कोप स्पेशलिस्ट का मतलब क्या है, सारे रिसोर्सेज वही, उसी से कुछ बना दूं एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन किया इन्होंने। पहले जो चीजें बनाया करते थे उससे ज्यादा चीजें मैं उन्हीं रिसोर्सेज से कैसे बनवा लूं, कैसे एक्सपेंशन कर लूं, कैसे इकोनॉमीज ऑफ स्कोप कर लूं। पहले खाली सनफ्लावर वेजिटेबल ऑयल बनता था, 787 ब्रांड का नाम था, साबुन, उसका प्रोडक्शन करता था। फैक्ट्री में देखा जिस प्रोसेस से इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है उसके साथ में उसको थोड़ा सा अपग्रेड करके क्या मैं नई चीजें तैयार कर सकता हूं, क्या मैं सिमिलर नए प्रोडक्ट तैयार कर सकता हूं। तो उन्होंने एक्सपर्ट्स को बुलाया और नए प्रोडक्ट को प्लान किया। बोले ये मेरे अवेलेबल रिसोर्सेज है, ये मेरी फैक्ट्री है, मेरा वेयर हाउस है, ये मेरी मैन पावर है, ये मेरा सप्लाई चेन है, यहां से मेरा रॉ मटेरियल आता है, यहां पर मैं बेचता हूं। इसके बाद अवेलेबल रिसोर्सेज में लिमिटेड छोटे छोटे चेंज किए, नए प्रोडक्ट्स बढ़ा दिए, शैम्पू बनाना शुरू कर दिया। शैम्पू का रिस्पॉन्स आया, टेस्ट हो गया, पायलट एक्सपेरिमेंटेशन वैलिडेशन हो गया, अब उसका एक्सपेंशन हुआ। फिर बेबी ऑयल, हेयर केयर सोप, फिर बेकरी में बनने वाला जो एक फैट होता है जिससे बेकरी का सामान बनाया जाता है, फिर उसमें भी चले गए वहां प्रोडक्शन। वही फैक्ट्री से मल्टीपल प्रोडक्ट, उन रिसोर्सेज से, उन्हीं मैन पावर से थोड़ा खर्चा बढ़ाया, लेकिन बहुत बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बनाया। प्रोडक्ट्स को अब जाकर के बाजार में जब ऑफर करने का, अजीम जी को पता था बिजनेस का साम्राज्य बनाना है तो प्रोडक्ट से नहीं, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन से बनेगा। और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन से क्या होता है, मेरा रिस्क घट जाता है। क्यों? क्योंकि मैं खाली 2-3 प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट नहीं हूं। और दूसरा फायदा क्या है, नया सेक्टर पे एक्सपोजर मिलता है। तीसरा फायदा क्या है, एफिशिएंसी एडवांटेज। उसी कॉस्ट से मैं ज्यादा सामान निकाल पा रहा हूं, उसी मैन पावर, उसी मशीन, उसी प्लांट, उसी वेयर हाउस, उसी सप्लाई चेन, उसी वेंडर, उसी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से मैं ज्यादा सामान। अब भाई एक राशन की दुकान पे मेरी 4 आइटम जा रही है, अब 4 की जगह 12 जाएंगी। राशन की दुकान पे पहुंचने पे खर्चा उतना ही था, लेकिन 4 की जगह 12 आइटम जा पा रही है। मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम ऐड हो गई, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, रेवेन्यू स्ट्रीम ऐड हो गई। अब जब इतनी सारी रेवेन्यू स्ट्रीम ऐड हुई तो देखते थे कि कौन सी मेरे को ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, उस पर ज्यादा फोकस करूं। अब मैन्युफैक्चरिंग में एक्सीलेंस आ गई। देखो ऐसे ही आती है एक्सीलेंस है, पायलट एक्सपेरिमेंटेशन वैलिडेशन, उसके बाद एक्सपेंशन। पहले बिजनेस खड़ा, उसके बाद बिजनेस बढ़ा। भाई मेरी स्पीड तेज है, मेरे को 1.25 1.5x पे कोई नहीं देख पाता है, मेरे को 1x पे ही देखना पड़ता है, क्योंकि आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे। अपनी स्ट्रेंथ पर प्ले किया। फैक्ट्री में सारे हाइड्रोलिक सिलेंडर जो यूज होते थे ना, उनको बार बार रिपेयर करना पड़ता था। बोला मैं क्यों ना ऐसा कुछ कर दूं कि ये हाइड्रोलिक सिलेंडर मैं खुद ही बनाना शुरू कर दूं, और वो भी किया। उससे इनकी कॉस्ट और कंट्रोल में आई। अब हाउस होल्ड के पर्सनल केयर प्रोडक्ट, साबुन, शैम्पू, डिटर्जेंट, फेस वॉश, हैंड वॉश से ग्रूमिंग में गए, परफ्यूम में गए। यार्डले इन्हीं का ब्रांड है। डिओज इन्होंने बनाए, फर्नीचर बनाना शुरू करे, सीटिंग सोल्यूशन बनाया, विप्रो की लाइटिंग बनाई, उसके लिए एक अलग प्लांट तैयार। फिर फूड बिजनेस में मसाला पाउडर, स्पाइसेस, पिकल, अचार, चटनी, ये सब बनाना शुरू कर दिया। अब जनरल इलेक्ट्रिक आई कंपनी उस समय विदेश से, उसके साथ मिलकर के बल्ब बनाने शुरू कर दिए। हेल्थ सेक्टर में कुछ कंपनीज आई, पार्टनरशिप किया, डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स, मशीनरीज बनानी शुरू कर दी। अब ये थे एक्सपेंशनिस्ट। ये मेरा तीसरा लेसन है। एक्सपेंशनिस्ट का मतलब क्या है, बिजनेस में प्रॉफिट के साथ फ्यूचर के प्रोजेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। भविष्य में कैसा होगा, यहां खड़े खड़े भविष्य कैसे देख सकूं मैं, यहां खड़े खड़े मैं अडॉप्शन कर्व को कैसे पहचानूं, सनराइज क्या है, सनसेट क्या है, सूरज कहां उग रहा है, सूरज कहां डूब रहा है, उगते सूरज के साथ मैं एक्सपैंड करूंगा, कितना एक्सपैंड करूंगा, टाइमिंग कैसी है, बड़ी क्रूशियल है। अजीम प्रेम जी मेरे हिसाब से वो चील थे, वो ईगल थे, वो बिजनेस ईगल थे जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स को स्पॉट कर ले माइल्स अवे, मिलियंस बट माइल्स अवे। यानी कि ईगल जो होती है माइल्स ऊपर, कहीं 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 बहुत मीटर ऊपर होती है, लेकिन वहां से समुद्र में तैरती ऊपर ऊपर की मछली को देख लेती है, पाक पकड़ लेती है। ये था इनका स्टाइल, टैपिंग द अनटैप्ड मार्केट, जिस मार्केट में कोई नहीं घुस पाया। अजीम प्रेम जी मैं इतना प्रणाम करता हूं आपको। क्यों? क्योंकि आप इंटरनल फंक्शंस में घुसने वाले कुछ लोगों की एक्सपर्टीज होती है और कुछ को मार्केट चेंजेस को समझने की एक्सपर्टीज होती है। आप में दोनों थी।
1970 में आप समझ गए कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और आईटी मार्केट जो आप अमेरिका में आप देख करके आए थे, जिस समय आप पढ़ने गए थे इंजीनियरिंग के लिए, उसी समय आपने देख लिया कि भाई यूएस में कंप्यूटर आम है, इंडिया में अभी आम छोड़ो, इंडिया में तो उसका कोई नाम नहीं है। हाँ, और वहां पे एकदम आम हो चुका है। ये बड़ी अपॉर्चुनिटी इनको समझ में आई। तब इन्होंने इंडियन कंपनीज के लिए ग्लोबल ब्रांड के साथ उस समय कंपीट आसानी से नहीं कर सकते थे, क्योंकि ग्लोबल ब्रांड थे। 78 में अपॉर्चुनिटी मिली। आईबीएम के पास में इंडियन कंप्यूटर मार्केट का 80% से ज्यादा शेयर था, लेकिन वो इंडिया में पुरानी टेक्नोलॉजी बेचा करते थे, आके डम फालतू माल इंडिया में देते थे। सरकार ने मना कर दिया, बोला भगाओ उसको, हमारे को चाहिए ही नहीं इस समय। आप हमारे को इस कंपनी को, आईबीएम को भगा दो, ये विदेशी कंपनी है, इस रिस्ट्रिक्शन लगा दी उसके ऊपर। आईबीएम ने इंडियन मार्केट को जैसे ही छोड़ा, एक वैक्यूम हो गया, 80% मार्केट खाली हो गई। बस अब इन्होंने कहा, मैंने बोला ना, चील दूर से देख लेते हैं, मिलियंस को देख लेते हैं माइल्स अवे। अजीम प्रेम जी ने बिना देरी करे आईबीएम के निकलते ही कंप्यूटर खुद मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। दुनिया भर से बढ़िया मैन पावर लेकर के, उस मैन पावर को डेवलप किया, उनको एक विजन दिया, उनको एक पर्पस क्रिएट करके दिया, इंट्रोड्यूस किया। पहला फर्स्ट इंडियन कंप्यूटर वो जो आईटी सेक्टर में जो इंडिया का था, वो विप्रो का था। विप्रो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग में खूब सक्सेस मिली, बढ़ते चले गए। उस समय तो उन्होंने सबसे आगे थे ये, और कंपनी करोड़ों में रेवेन्यू करने लगी। एक्सपर्ट कहते थे कि जो विप्रो है, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस रखो, हार्डवेयर बनाते रहो, तुम्हारी एक्सपर्टीज है, प्ले योर फेवरेट, प्ले वेयर यू हैव बीन गेटिंग सक्सेस। जहां सफलता मिल रही है उसको रिपीट करो, ग्रोथ करो, एक्सपैंड करो। पर तब अजीम प्रेम जी, वही चील, वही ईगल, दूर से समझ गए मैन्युफैक्चरिंग में चेंज हो रहा है। क्या लोग चाइना की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि चाइना ने बहुत तेज तैयारी कर ली। 25-30 साल आज भी आगे हमसे। उस समय समझ गए थे ये कि ये मैन्युफैक्चरिंग वहां चला जाएगा। वहां पे इन्होंने, जो सारे एक्सपर्ट बोलते थे कंप्यूटर बनाओ, हार्डवेयर बनाओ, इन्होंने बोल्ड स्टेप लिया, हार्डवेयर से बाहर निकलकर सॉफ्टवेयर की तरफ चले गए और बोले कि आईटी सर्विस और सॉफ्टवेयर का हब इंडिया हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग चाइना में चला जाएगा। ये पहले समझे, इसको बोलते हैं अडॉप्शन कर्व। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, मैं अर्ली मूवर एडवांटेज उठा लूं, वहीं पिवोट किया। वर्ल्ड मार्केट मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना को देखे, सॉफ्टवेयर के लिए, सर्विसेज के लिए इंडिया को देखे। विप्रो पहली ऐसी कंपनी थी जिसने ग्लोबल क्लाइंट को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। अब सॉफ्टवेयर शुरू कर दिया, अभी तक कंप्यूटर बनाते थे। और इनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए इनको जार ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री कहा जाए। जार कौन होते हैं? ये लगभग राजा महाराजा जैसे लोग होते हैं रशिया के अंदर, उनको जार बोला जाता है। वैसे सी जार होता है, लेकिन सी साइलेंट होता है। ये इंडियन आईटी इंडस्ट्री में, और ये कैरेक्टर के भी ऐसे थे, कॉम्पिटेंस तो थी, कैरेक्टर बहुत जबरदस्त था। अपने उदाहरण से चीजें सिखाते थे। मैं आपको चौथा लेसन दे देता हूं, उनका एग्जाम्पल से समझाते थे। इनकी इंटेग्रिटी इतनी जबरदस्त थी कि इनकी जो इंटेग्रिटी, ईमानदारी, वो खून में दौड़ती। 2006 में इन्होंने, उस समय फोर्ड की एस्कॉर्ट गाड़ी थी, फोर्ड की एस्कॉर्ट गाड़ी, वो खराब हो गई थी। तो इनको तब उस समय जो है अपनी पुरानी गाड़ी याद आई। तो वो गाड़ी इनकी फेवरेट हुआ करती थी, बहुत चलाया करते थे। पर वो कार जो है ना, कंपनी के नाम पे थी रजिस्टर्ड। तब उनको सोचे, यार ये कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है, चेयरमैन चाहे भले ही खुद है, लेकिन मुझको अगर चाहिए तो मुझे कंपनी से खरीदनी पड़ेगी। वैसे भी कंपनी दे सकती है अपने चेयरमैन को, ये नियम के खिलाफ नहीं है, कानून के खिलाफ नहीं है। कंपनी अपने डायरेक्टर्स को, अपने चेयरमैन को, अपने लीडर्स को गाड़ियां दे सकती है, पर एज एन इंसेंटिव। पर ये बोले मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मैं लूंगा, मैं लीडर हूं, तो मेरे फॉलोअर भी मेरे को ही देखने लग जाएंगे। तो उन्होंने सीधा उसको यूज नहीं करना शुरू किया। पहले कंपनी को बोला कि भाई मैं खरीदना चाहता हूं। अब कंपनी में उस कार की वैल्यू पता लगाए, बोले, कंपनी ने बोला भाई कार तो इतनी पुरानी हो गई, इसकी वैल्यू लगभग 0 के बराबर हो गई, इतनी पुरानी गाड़ी हो गई। अब इतनी पुरानी खटारा सी गाड़ी, लगभग 0 की वैल्यू। उन्होंने तो अकाउंटिंग बुक से उस गाड़ी को हटा ही चुके थे। उसकी अब वैल्यू कैसे पता लगाए, समझ में नहीं आ रहा, वैल्यू कैसे पता लगाएं। तो ऐसे में उन्होंने तरीका सोचा। उन्होंने कहा चलो अखबार के अंदर ऐड दे देता हूँ, बिडिंग करा लेता हूँ, जितना लोग पैसा देने आएंगे वो बिडिंग से मेरे को आइडिया लग जाएगा कितने रुपए की गाड़ी है। तो लोग आए, बोले हम ये गाड़ी ले लेते हैं, हम इसका इतना रुपया दे देते हैं, इतना रुपया दे देते हैं, हम एक्स दे देते हैं, हम 2x दे देते हैं। तो तब जब इनको जो प्राइस समझ में आया कि बाजार में अगर ये इतने रुपए की बिक रही है, उतने पैसे मैं दे देता हूँ, तब उन्होंने जाकर वो गाड़ी ली। और अजीम प्रेम जी जब ऑफिस जाते तो इनका कैरेक्टर कुछ अलग ही टाइप का था। एक स्पेसिफिक स्पॉट पे गाड़ियां पार्क करते हैं, सब लोग का होता है भाई यहां मेरी गाड़ी पार्क होती है, इनकी भी गाड़ी वहीं पार्क हुआ करती थी। अब हुआ क्या, एक दिन एक एम्प्लॉई ने, जूनियर ने, उनकी पार्किंग की जगह पे आकर के अपना दनाते, अपना स्टीयरिंग घुमाते, ला करके वहां पे न्यूट्रल किया, गियर ब्रेक लगाई, इंजन बंद किया और अपना निकल लिया। अब जब अजीम प्रेम जी आए, देखे भाई मैं यहाँ गाड़ी लगाता हूँ, यहाँ किसी जूनियर एम्प्लॉय की लगी हुई है, गाड़ी वहीं खड़ी हो रखी है। तो मैनेजमेंट ने उस एम्प्लॉय को बुला लिया, बोले तुम में अकल नहीं है क्या? हाँ, चेयरमैन यहाँ गाड़ी लगाते, तुम अपनी गाड़ी लगा रहे हो यहाँ पे आकर के, हटाओ गाड़ी यहाँ से अपनी। वो घबरा गया, उन्होंने फट 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 गाड़ी रिवर्स करी, हटाई। जब अजीम प्रेम जी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस एम्प्लॉय को बुलाया,
उन्होंने कहा मैं आपको पता है क्यों बधाई देना चाहता हूँ। बोले सर सॉरी सर मुझसे गलती, नहीं 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 मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। सर सॉरी मुझसे गलती हो गई सर, सॉरी आपकी जगह लगा दी, गाड़ी नहीं लगानी, मैं सोचा ही नहीं सर, मैं बस सीधा सीधा ऑफिस भाग गया। बोले नहीं, आपकी खास बात यह है कि आप टाइम से पहले आ गए तभी आपको वो जगह मिल गई, आप मॉर्निंग में जल्दी आए तभी आपको वो जगह मिली। अगर आप अपने टाइम पे आते जगह नहीं मिलती, क्योंकि मेरी गाड़ी वहाँ लग चुकी होती, मैं समय से आ जाता हूँ, आप समय से पहले आए। हाँ, और उन्होंने बोला सारे एम्प्लॉयज हमारे लिए इक्वल है। अब मैनेजमेंट को बता सब एम्प्लॉयज इक्वल है, ये हमारी वैल्यूज के अगेंस्ट है। और उस दिन के बाद से कोई भी आदमी आता है कहीं भी अपनी गाड़ी को लगा देता है। उन्होंने कहा वो स्पॉट पे कार पार्क करना चाहते हैं तो जिसको जिस स्पॉट पे गाड़ी पार्क करनी है उसको पहले आना पड़ेगा। इसके बाद विप्रो में कभी पार्किंग स्पॉट का कल्चर ही नहीं रहा, कुछ रिजर्वेशन का कल्चर नहीं, सब मेरिटोक्रेसी, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। जिस कंपनी का कल्चर इतना स्ट्रांग है उसको रिकॉग्निशन मिलने से, अचीवमेंट मिलने से कोई रोक सकता है क्या? 2004 के अंदर यही सेम विप्रो 2004 के अंदर पहली इंडियन कंपनी बनी जिसको SVG1 रेटिंग मिली। ये एक हाईएस्ट पैरामीटर माना जाता है ईमानदारी का, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। ईमानदारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, कि अपने सिस्टम पॉलिसी प्रोसेस के हिसाब से काम कर रहे हो, स्ट्रक्चर के हिसाब से काम कर रहे हो। जो नियम कानून बनाए गए हैं, देशी विदेशी जितने कानून बनाए गए हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है, इकरा ICR है, वो देती है आकर के आपको। 2010 में इनको सस्टेनेबिलिटी यानी कि कार्बन फुटप्रिंट ना डालने के कारण जो फंक्शन में करने के लिए एशिया में नंबर 1 कंपनी का अवार्ड मिला। और ये पहली भारतीय कंपनी है जिसको सेकंड रैंक का एम्प्लॉय डाइवर्सिटी का अवार्ड मिला। एम्प्लॉय डाइवर्सिटी तब होती है जब आप किसी भी लिंक के हो, आप किसी भी लिंक के हो, आपके कोई भी आपका जेंडर हो, किसी भी जेंडर से हो, हम आपको मेरिट पे लेते हैं, आपके जेंडर के आधार पर नहीं लेते। विप्रो जो है ना अपने सॉफ्टवेयर सोल्यूशन से दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स को भी आज मैनेज करती है। जैसे आप जानते हो टोरंटो कनाडा के अंदर उसका पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट विप्रो मैनेज करती है। ये दूर तक की जो लीडरशिप होती है, ये दूर तक का जो विजन होता है कि मैं दुनिया को पूरा ग्लोबल विजन जो होता है, ये दिमाग खोलना बहुत जरूरी है। इसके लिए बैठ करके आपको कभी कभी स्टेप बैक करके स्ट्रैटेजी शीट भरनी बहुत जरूरी है। ये स्ट्रैटेजी शीट जो होती है ना, वो आपको कोई देने वाला नहीं है कि मैं कौन जाके आपको, छोटे व्यापारी को कोई देता नहीं है। कुछ इतने बड़े बड़े एक्सपेंसिव प्रोफेसर आकर के आप हार्वर्ड वॉटन के IIM अहमदाबाद क्या करके देते नहीं, उनका इंटरेस्ट नहीं, उनको पैसा नहीं मिलता छोटे व्यापारी से। चलो 5वें लेसन की तरफ चलते हैं। अपने एम्प्लॉयज को बड़ी फ्रीडम देते हैं। 2 पैराडाइम होते हैं, एक होता है कंट्रोल पैराडाइम, एक होता है रिलीज पैराडाइम। कंट्रोल पैराडाइम वो होता है जब आप कंट्रोल करते हैं अपने एम्प्लॉयज को। रिलीज पैराडाइम वो होता है जब आप उनके पोटेंशियल को रिलीज करते हैं। एज यू गेट बिगर यू हैव टू लर्न टू डेलीगेट, छोड़ना पड़ेगा। ये लेसन 15 करोड़ MSMEs के लिए। ये सक्सेस का सिलेबस है टाइकून्स ऑफ इंडिया। आप लेजेंड से सीखते हो। यहां पे 1980s की बात थी। स्लो प्रोडक्ट डिलीवरी किया करते थे उस समय। ये पैसा तो एडवांस में मिल जाता था तो बाजार से इनको, क्योंकि इनकी मोनोपोली थी एक तरह से, बाजार में हीरो थे ये उस समय, सुपरस्टार्स थे, तो डिस्ट्रीब्यूटर से पैसा मिल जाता था। लेकिन डिलीवरी करते करते 2 महीना 3 महीना 3.5 महीना भी लग जाया करता था। तो डिस्ट्रीब्यूटर जो बाजार में इनके पार्टनर्स थे, जो बाजार में इनका माल आगे लेके जाते थे, उन्होंने कंपनी के अगेंस्ट थोड़ा शोर मचाना शुरू कर दिया, कंपनी के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया, मार्केट में कंपनी का नाम भी खराब करना शुरू कर दिया। और एक डिस्ट्रीब्यूटर जो पुराना दोस्त हुआ करता था अजीम प्रेम जी का, अच्छे से उनको जानता था, वो प्रोटेस्ट में काफी आगे बढ़ करके मैं जिंदाबाद जिंदाबाद। तो कंपनी के एक एम्प्लॉय ने उसके अगेंस्ट ZTP जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, एक डिसिप्लिनरी एक्शन लेकर के उसको बाहर कर दिया, मतलब ब्लैक लिस्ट कर दिया उसको, मतलब अब तेरे साथ धंधा नहीं करेंगे, गेट आउट। तो एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के जाने से कंपनी को नेचुरली नुकसान भी होगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर माल बेचा करता था। तो प्रेम जी जो थे, अलीम प्रेम जी, वो इन डिसीजन के खिलाफ थे। उनको डिसीजन ये पसंद नहीं आया। एक मीटिंग में उन्होंने एम्प्लॉय से पूछ भी लिया कि तुमने क्यों किया ऐसा। एम्प्लॉय ने जब अलीम प्रेम जी को सारी सिचुएशन बताई, सब समझने के बाद अलीम जी ने कहा कि ये कंपनी की शॉर्टकमिंग थी, ये कंपनी की कमी थी जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटर डिसअपॉइंट हुआ। उसकी थोड़ी कमी है, वो तो रिएक्ट कर रहा है, उसके रिएक्शन के पीछे हमारे क्या एक्शन थे वो ठीक करने, तुम उसके रिएक्शन को ठीक करने में लगे हो। और ये कंपनी की गलती, इनकी एक अच्छी बात है, ये अपनी गलती तुरंत मान लेते हैं। उन्होंने अपने एम्प्लॉय को बताया कि मैं आपके डिसीजन से अग्री नहीं करता, लेकिन मैं आपके डिसीजन को उसके खिलाफ भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपने डिसीजन ले लिया तो मैं आपका साथ भी निभाऊंगा, लेकिन चाहता हूं अगली बार आप सीख लो। आगे चल के एम्प्लॉय ने रियलाइज किया कि अजीम जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे। बड़ा वही बनता है जो छोटों को साथ लेकर के चलता है। एम्प्लॉय ने जाकर के रीसेलर यानी कि उस डिस्ट्रीब्यूटर को वापस ऑन बोर्ड किया, अपनी गलती मानी, माफी मांगी। क्यों? क्योंकि लीडरशिप से आ रहा है ये। अजीम जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने एम्प्लॉयज के ऊपर बेट करने को, अपने एम्प्लॉयज के ऊपर जुआ खेलने को, यानी कि अपने एम्प्लॉयज के ऊपर इन्वेस्ट करने को, यानी कि एम्प्लॉयज के साथ में लग जाने को तैयार रहते थे, और उनकी गलती अपनी गलती दोनों की गलती को स्वीकार करने को तैयार रहते थे। मैं 6ठे अध्याय की तरफ चलता हूं। ह्यूमंगस बिजनेस लेकिन हम्बल कैरेक्टर, बहुत विनम्र व्यक्ति थे। विनम्रता कैसी? एंटरप्रेन्योर को थोड़ी सी सक्सेस मिलती सर पे चढ़ जाती है, एक्स्ट्रा वेगेंट लाइफ जीते हैं। अरे अब तो उसके बाद ये कितना खर्चा करना शुरू करते हैं, अब मेरे
जिंदगी में ये सपना था, वो गाड़ी थी, वो बंगला था, वो मकान था, वो कपड़े थे, ये वो। अजीम प्रेमजी सिंपल रूटीन लाइफ जीना पसंद करते हैं। हाँ, कई साल तक वही फोर्ड एस्कॉर्ट गाड़ी चलाते रहे, जबकि उनकी एम्प्लॉयज जो थे वो मर्सिडीज लेके आया करते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियों में आते थे। एस्कॉर्ट कार इनकी खराब हो गई, उस समय फोर्ड की ये गाड़ी थी भी नहीं अच्छी, खराब भी जल्दी हो जाती थी। तो इन्होंने क्या किया, अपनी जूनियर एम्प्लॉय से उसी की मर्सिडीज को सेकंड हैंड सस्ते में उसको मार्केट रेट से पैसा दे करके उसकी गाड़ी खरीद ली, यानी अपने जूनियर की गाड़ी खरीदी उसको पैसा दे करके। तो खुद तो वैसे टोयोटा कोरोला में ही ट्रैवल करते थे, लेकिन जब वाइफ के साथ जाना हो तो मर्सिडीज में जाते थे। तो वाइफ के साथ जा रहा हूं तो फिर वाइफ को कंफर्ट देने के लिए मर्सिडीज, खुद टोयोटा कोरोला में घूम लेते थे। कभी 5 स्टार होटल नहीं रुकते थे, जहां जहां कंपनी का गेस्ट हाउस हो वहीं रुकेंगे। सभी एम्प्लॉयज की तरह कंपनी की कैंटीन में बैठ के एम्प्लॉयज के साथ में वहीं खाना खाएंगे। ऑफिस जाने से पहले केबिन्स की लाइट, अपने कम से कम केबिन की लाइट तो खुद जाते जाते आदत पड़ गई थी, बंद करके चले जाते थे। अपने ऑफिस में रूल बनाया था, कोई भी अगर फोटो कॉपी करोगे तो उसके बाद दोनों तरफ का कागज इस्तेमाल करना है, दोनों साइड का कागज इस्तेमाल करो। ये सस्टेनेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कागज अगर ज्यादा वेस्ट करोगे तो पेड़ कटेंगे। अपनी गलती को हाथ जोड़ के एक्सेप्ट करते थे। एक गलती उनसे हुई, और वो वास्तव में बड़ी गलती जो उन्होंने जिंदगी भर आज तक मानते हैं। वो क्या है, सुनना चाहते हैं? इन्फोसिस जब फाउंड होनी थी, यानी कि जब शुरू होनी थी, उससे पहले, उस स्टार्टअप की शुरुआत से पहले नारायण मूर्ति विप्रो में अप्लाई किए थे नौकरी के लिए। ये वही नारायण मूर्ति लेजेंडरी विप्रो में नौकरी के लिए गए। अजीम प्रेमजी स्वयं उनका इंटरव्यू लिए थे, और विप्रो में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की हेड की डेजिग्नेशन के लिए उनका इंटरव्यू लिया। अजीम प्रेमजी को लगा नहीं, लड़का हल्का है, इसमें दम नहीं है, नारायण इस पोजीशन के लिए फिट नहीं है। नारायण मूर्ति को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और आज भी वो अपनी इसको वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक मानते हैं, क्योंकि वही नारायण मूर्ति ने इनके खिलाफ कंपटीशन में इतना बड़ा जाइंट ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर दिया। लेकिन इन सारी बातों से मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात पे आपको लेके जाता हूं, जो मेरा 7वां अध्याय फिलैंथ्रोपिस्ट। यानी कि ये मतलब इनको जिंदगी में कुछ चाहिए ही नहीं है, बांटने के लिए पैदा हुए हैं। इनके अंदर जो बिजनेस स्किल है वो उनके फादर से आया, लेकिन जो दान देने की क्षमता, इच्छा, वो जो है वो उनकी माँ से आई। इनकी माँ यानी कि गुलबानो प्रेम जी, वो डॉक्टर थी। वो समय लगाया करती थी उन बच्चों के साथ में जिनकी शरीर की हड्डियां थोड़ी खराब हुआ करती थी, क्रिपल्ड हड्डियां होती थी, या चल नहीं सकते, या दिक्कत है। उनके लिए ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल बना करके उनको फ्री में गरीब बच्चों का इलाज करते थे। तो मदर के साथ, अपनी माँ के साथ जाके उन बच्चों के साथ समय बिताए, तो वो संस्कार इनके अंदर चले आए, और वहां से दान देने की इच्छा जागृत हुई। पहले इंडियन थे जिन्होंने साइन किया बिल गेट्स मिशन को, और बिल गेट्स का क्या मिशन था? द गिविंग प्लेज। द गिविंग प्लेज, ये पहले भारतीय थे। इनकरेज किया सबसे अमीर लोगों को कि ज्यादा से ज्यादा अपने पैसे को दान में दो। कितना खा लोगे भैया? हाँ, आलू का पराठा भी 1 2 3 4 5, उससे ज्यादा नहीं खा पाओगे, बाकी क्या करोगे रख करके? तो अजीम प्रेम जी उस भावना के साथ इन्होंने एक फाउंडेशन तैयार करी, अजीम प्रेम जी फाउंडेशन, और आज तक लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया, 2.25 लाख करोड़ रुपया लगभग ये दान दे चुके हैं। उनका मोटो क्या है? मैं लोगों को पढ़ाना चाहता हूं। एक बहुत इंटेलिजेंट लोगों की फाउंडेशन तैयार करी, अजीम प्रेम जी फाउंडेशन, जहां बहुत इंटेलिजेंट टीम बैठी है जो उस पैसे का सही इस्तेमाल, और 2.5 लाख करोड़ रुपए का सही इस्तेमाल कर रही है। आज 3600 स्कूल उन्होंने 15 राज्यों के अंदर इन्होंने अडॉप्ट कर लिए हैं। आज ये 1150 एनजीओस के साथ में मिलकर के लाइवलीहुड पे, एनवायरनमेंट पे, एजुकेशन पे बहुत काम कर रहा है। और एजुकेशन थोड़ा इनके दिल के ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि खुद की एजुकेशन पूरी नहीं कर पाए। वैसे इनको कई डॉक्टरेट मिल चुकी हैं, ऑनररी डॉक्टरेट बहुत सारी मिल चुकी हैं। बाद में इन्होंने डिस्टेंस लर्निंग से अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट करी थी। नेशन बिल्डिंग के प्रोजेक्ट में, चाहे जेंडर का जस्टिस हो, लैंड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन हो, वाटर कंजर्वेशन हो, आर्ट कल्चर पे भी काम किया, डिसेबिलिटी पे भी काम किया। भारत की आज़ादी के समय में, जब भारत आज़ाद होने वाला था, आज़ाद होने से पहले मोहम्मद अली जिन्ना वो एक मुस्लिम लीग संस्था चलाया करते थे। तो इनके पिता को बहुत बोलते थे कि आप हमको ज्वाइन कर लो, हमको ज्वाइन कर। वो नहीं ज्वाइन किए इनको, वो उनको नहीं ज्वाइन किया मोहम्मद अली जिन्ना को। लेकिन जब पार्टीशन हुआ, उस समय मोहम्मद अली जिन्ना इनके पिता के पास गए और क्या बोले? सुनो, एक बार और अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, पाकिस्तान बन रहा, अपने लोगों के बीच में चलो, यहां कहां रहो। तब इनके सब रिश्तेदार निकल गए, यहां अकेले पड़ गए थे। तो बोले आप चलो। तो बोलो यहाँ क्या करोगे? मैं तुम्हें पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर बना दूंगा। एक किताब है प्लानिंग फॉर पाकिस्तान, ये ऑनलाइन पब्लिश हुई थी कैम्ब्रिज में। मैं आपको बहुत वेल रिसर्च डेटा दे रहा हूँ। ये फाइनेंस मिनिस्टर बना रहे थे पाकिस्तान के इनके पिता को, पर थैंकफुली उन्होंने भारत को चुना।
बोला मैं अपनी मिट्टी नहीं छोड़ूंगा। और आज उनके फिलैंथ्रोपिस्ट एफर्ट को देख करके उनको बिल गेट्स ऑफ इंडिया बोला जाता है। ऐसे ही टेल्स में टेक्निक्स निकाल निकाल के आपको देता रहूंगा, स्टोरी से स्ट्रैटेजी सिखाता रहूंगा, मोटिवेशन इंस्पिरेशन तो दूंगा, पर स्किल, स्ट्रैटेजी, डिसिप्लिन, डायरेक्शन, क्लैरिटी, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा दूंगा। आप मैं ये फ्री में जो इनिशिएटिव ले रहा हूँ, आपको यूट्यूब खोलते ही मेरा चैनल सामने आए क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर दिया। और क्यों करो सब्सक्राइब, आप क्यों करो, फायदा आपका ही है। बिजनेस मतलब बड़ा बिजनेस, और वही मैं सिखाता हूँ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज भी इस पृथ्वी के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अपने फायदे के करने के लिए आप सबका हाथ जोड़ के धन्यवाद।